हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 और क्लास 11 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, क्लास 11 में आपका ज्योग्राफी की दो बुक है। एक बुक है आपका भारत भौतिक पर्यावरण, इसके प्रश्न इसी में दिए गए हैं। और क्लास 9 की ज्योग्राफी का बुक का नाम है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 1। तो दोनों क्लास के प्रश्नों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीके जीएस में ज्योग्राफी से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर है भारत आकार और स्थिति। तो इससे प्रश्न देखते हैं। पहला है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सही है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर एरिया है भूमध्य रेखा के, तो ये क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का क्षेत्र है ये क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है। दूसरा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। ये गलत है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है 97 डिग्री 25 मिनट है। 97 डिग्री 25 मिनट जो है आपका पूर्वी देशांतर है सबसे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, पहला सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला सही है। दूसरा असत्य है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। ये आपका क्या है? ये आपका अक्षांशी विस्तार है। अक्षांशी विस्तार है, ये ध्यान रखिएगा। अक्षांशी विस्तार जरूर ध्यान रखिएगा। और ये क्या है आपका? देशांतरी विस्तार है। ठीक है, देशांतरी विस्तार। यह प्रश्न बन चुका है बीपीएससी में। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है, तो ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें आप जो है 4 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। पूर्वी पूछा जाए तो सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबथु। किबथु जो है सबसे पूर्वी बिंदु है, और ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और सबसे जो है पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गुहार मोती। गुहार मोती ये आपका गुजरात में है। तो चारों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी पूछा है इसमें, तो ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी आने के कारण यह क्षेत्र जलमग्न हो गया। भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर राज्य में है, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती ये आपका गुजरात में है, और सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। ये आपका गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये प्रश्न बन चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर ब्रह्मोत्तर पर्वत अवस्थित है। नहीं, उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या स्थित है? तो आपका हिमालय। हिमालय क्या है? वलित पर्वत है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें सत्य पूछा है, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो पहला ना तो दूसरा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही आपके क्या है? गलत है। देखिए, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन चुका है बीपीएससी टीआरई 1 में यह बना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े राज्य हैं। पहले नंबर पर कौन आता है? रूस, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा कथन असत्य है। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत आपका हिमालय अवस्थित है। ठीक है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्षेत्रफल के आधार पे पूछा है। तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान और सबसे छोटा हो जाएगा आपका गोवा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान और गोवा। अला पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यमन आपका कहां पे है? यमन आपका ये आंध्र प्रदेश में है। कराईकल आपका तमिलनाडु, माहे आपका ये केरल में है। ये क्या है? पांडुचेरी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांडुचेरी बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है। कितने जिलों से? 4 जिलों से। ठीक है, पहला आपका है पुद्दुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। ठीक है, यनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, कराईकल आपका तमिलनाडु में स्थित है और माहे जो है ये अरब सागर केरल में स्थित है। ठीक है, सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 यानी कौन से राज्य? गुजरात और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल हैं। अला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। करेक्ट है। दूसरा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। यह भी आपका क्या है? सत्य है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? ये मानक समय रेखा है। तो ये ऑप्शन सी, दोनों कथन आपके क्या है? सत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये प्रश्न बना है आपकी बीपीएससी टीआरई 2 में बना है, ज्योग्राफी में प्रश्न बन चुका है। अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। एवं पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो ये आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर ये आपका पूर्व से पश्चिम है। उसके बाद गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आपका सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर नहीं, अब लद्दाख। ध्यान रखिएगा, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी की सीमा चीन से लगती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका चीन से जो है कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो आपका 4+1, जिसमें आपका एक यूटी है, यूटी यानी लद्दाख, और 4 राज्य कौन कौन से? आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य हो गए, और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 5 राज्य जो है चीन के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपका ऑप्शन ए, गुजरात की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटी जो है तटरेखा किसकी है, तो आपका हो जाएगा गोवा। गोवा की जो है सबसे छोटी तटरेखा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान से जो है कर्क रेखा गुजरती है। देखिए,
कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो आपका ये आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर इसके समानांतर में जो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? पाक जल संधि थी आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आपका भारत का भौतिक स्वरूप, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रश्न बनता है इससे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। ये गलत है, दक्षिण की ओर नहीं, उत्तर की ओर। दूसरा आपका भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। ये क्या है? आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका 2 सही है। देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। ये पूछा जाता है कि जो भारतीय प्रायद्वीप है किसका हिस्सा है? तो आपका गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। ये सब किस में आते हैं? गोंडवाना लैंड में आते हैं। सामान्य धाराओं ने भूपर्पट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया का प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर था पहले, ये भू अवनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग था, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। देखिए, पहले क्या था? पहले आपका एक ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था? पैंजिया। पैंजिया नाम था। जब ये बाद में टूटा, 2 भागों में टूटा। ऊपरी भाग को क्या कहा गया? इसे अंगारा लैंड कहा गया। और निचली भाग को क्या कहा गया? दक्षिणी भाग को इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड भारत जो है इसी का हिस्सा है। और ये दक्षिणी भाग जो गोंडवाना था, ये धीरे धीरे जो है उत्तर की ओर जब प्रवाहित हुआ तो इधर से क्या था? आपका यूरेशियन प्लेट था और ये आपका क्या है? गोंडवाना। जब दोनों ये टकराए तो यहाँ पे एक सागर था जिसे टैथिस सागर कहते हैं। तब यही जो है क्या हुआ? भू अभिनति की वजह से अब ये यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, वही प्रश्न में कह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है? देखिए, भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं आपका? पहला आपका प्रायद्वीपीय खंड है, दूसरा आपका हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरा आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। यही तीनों आपका सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है? प्रायद्वीपीय भाग पूछ रहा है किस शैल से बना है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट से। और किससे बना है? नीस से बना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रायद्वीपीय भाग प्राचीन ग्रेनाइट व नीस से बना है। कैम्बियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अवसाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ा है। क्या है? ये कठोर भाग है। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? प्रायद्वीपीय खंड के भाग पूछा, इसमें कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है कार्बी एलांग का पठार, ये भाग है। दूसरा आपका अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, ये भी भाग है उसका। मेघालय के पठार भी भाग है। छोटा नागपुर का पठार, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चारों ये है, मिजो श्रेणी ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये क्या है? प्रायद्वीपीय खंड के भाग है। मिजो श्रेणी आपका नहीं है इसका भाग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत उत्तर पूर्व में स्थित
कार्बी एलांग का पठार व मेघालय का पठार अराली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल छोटा नागपुर के पठार आते हैं। मेजो श्रेणी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। किसके बारे में? प्रायद्वीप के बारे में। पहला, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, ये आपका क्या है? सही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो आपका ये प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ आपका क्या है? छोटा नागपुर पठार, और इधर क्या है? आपका मेघालय का पठार। इनके बीच में क्या है? तो ये मालदा गैप है, ठीक है, इनके बीच में मालदा गैप है। और ये जो मेघालय का पठार है और कार्बी एलांग का पठार है, ये भी आपका किसका हिस्सा है? तो ये आपका प्रायद्वीप का हिस्सा है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, वही प्रश्न में पूछ रहा है। तो ये भी सही है। दूसरा भी सही है। तीसरा, आपका प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग में यह चौड़ी घाटी है और पहाड़ों की ऊंचाई कम है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी इसमें क्या है? सही है। देखिए, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैल यानी ग्रेनाइट तथा नीस वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला करा आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये आपका क्या है? करेक्ट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतरक्रिया से प्रभावित है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपके क्या है? करेक्ट है। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत, प्रायद्वीपीय खंड क्या है? आपका कठोर है। इसके विपरीत आपका जो हिमालय का हिस्सा है, हिमालय पर्वत माला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अतिक्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप ही इनमें वलन, भ्रंश और छेप बनते हैं। अगला बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है, इसका प्रमाण है। हिमालय पर्वत अभी भी क्या है? युवा अवस्था में। इसका प्रमाण क्या है? तो ऑप्शन डी, यानी आपका गॉर्ज, वी आकार की घाटियां, क्षिप्रिकाएं और जलप्रपात इसके क्या है? प्रमाण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति विवर्तन की हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। गॉर्ज, वी आकार की घाटियां, क्षिप्रिकाएं व जलप्रपात इत्यादि इसके क्या है? प्रमाण है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। देखिए, आपको ये कठिन लग रहा होगा जो कथन वाइज दिया, आपको आप कहेंगे कि बहुत हाई क्वेश्चन, हाई लेवल है, लेकिन ये हाई लेवल नहीं है। ये एनसीईआरटी से पूरा लिया गया है और ये जो जितने कथन है ये उतने जो है ये प्रश्न है। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं, तो आप जो है इससे जो है डरिएगा मत, ठीक है। पूरा आप देखिएगा जरूर, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिमी पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। और उसके बाद करा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तीसरा आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला से पश्चिमी तल भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। इसमें असत्य यानी गलत कथन पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसमें आपका गलत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। हिमालय पर्वत, देखिए ये आप जरूर देखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में, देखिए पश्चिम से इधर से पूर्व दिशा में आपका, पश्चिम में आपका कौन सा? सिंधु नदी, और इधर आपका पूर्व सबसे आप कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। और प्रश्न में आपका सतलज दिया था, तो आपका सिंधु से ही आपका ब्रह्मपुत्र, मैं प्रैक्टिस जब करवा रहा था किरण वगैरह के, तो उसमें मैंने सारा बताया था। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई
कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 150 किलोमीटर है। अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई घटती जाती है, यानी इस साइड जो है पश्चिम की ओर क्या है, चौड़ाई ज्यादा है, और इधर आते आते उसकी चौड़ाई क्या जाती है, हिमालय की कम होती जाती है एवं ऊंचाई बढ़ती जाती है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। देखिए, अगर कहा जाए कि चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है पश्चिम भाग में है, ठीक है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई घटती जाती है एवं ऊंचाई बढ़ती है, और इधर आते हैं तो ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट वगैरह आएंगे, इधर आएंगे आप तो नेपाल, कंचनजंगा, इसी साइड जो है हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्व में आपका जो ऊंचाई बढ़ेगी और इधर आपका कम है, और इधर आपकी चौड़ाई ज्यादा है और इधर आपकी चौड़ाई कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी बृहद हिमालय या महान हिमालय, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। सबसे पहले कौन सा आता है आपका? ट्रांस हिमालय, उसके बाद का बृहद हिमालय होता है, इसे ही आपका हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, उसके बाद का लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और उसके बाद आपका शिवालिक श्रेणी होता है, ठीक है। और जो है ये बृहद हिमालय, इसे आपका आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अल महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। महान हिमालय या आंतरिक, उसी बात की वही बात कर रहा है कि संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, सही है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये भी आपका सही है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है, ये आपका गलत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, जो कि सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत आपका इसी पे है, किस पे? महान हिमालय पर। इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इस कारण इसे हिमाद्री कहते हैं। यह हमेशा बर्फ से ढकी होती है, ठीक है। प्रश्न में दिया था कि कुछ समय के लिए, तो ये इसलिए वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय या ग्रेट हिमालय में स्थित हैं? अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन सी 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4 और 5, यानी माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नामचा पर्वत, नंदा पर्वत, यह आपका महान हिमालय में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बृहद हिमालय या के शिखर कौन से? आपका कंचनजंगा जो सिक्किम में है, नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, और नामचा पर्वत कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी तिब्बत में। ये सब भारत में स्थित है। नेपाल की बात करें, यहाँ पे नेपाल में आपका कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आपका मकालू हो जाएगा, उसके बाद धौलागिरी, अन्नागिरी और गुरला मंदता, ये आपका नेपाल में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। K2 आपका जो है ट्रांस हिमालय में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की हैं? कौन सी विशेषताएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय की? अब उसके बाद अब तक हम बात कर रहे थे किसकी? महान हिमालय की। अब हम लघु हिमालय की बात करेंगे। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है, सही है। ये सबसे क्या है? असतत है। दूसरा आपका कह रहा है कि यह पर्वत श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तन शैलों से हुआ है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट। 1 और 2 दून इस पर्वत क्षेत्र की प्रमुख विशेषता, ये गलत है। डिटेल देखते हैं। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला जिसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। पहले मैंने बताया था ना, उसके पहले ट्रांस, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके नीचे आपका कौन सा हिमालय है? तो लघु हिमालय स्थित है। सबसे अधिक असतत है। यह पर्वत श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाने जाते हैं, इसे हिमालय भी कहा जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। दून शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला में पाए जाते हैं, ना कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखला में।
दून किस में पाए जाते हैं? शिवालिक पर्वत श्रृंखला में। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन से पर्वत श्रृंखला है? लघु हिमालय या वही हिमाचल हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3। यानी कौन कौन सा? धौलाधर, पीर पंजाल और महाभारत। ये आपका किस में है? ये आपका लघु हिमालय में है। ठीक है, ये सब प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। पीर पंजाल, पीर पंजाल धौलाधर एवं महाभारत पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय में स्थित। लघु हिमालय को ही आपका हिमाचल हिमालय कहा जाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जबकि धौलाधर सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल रेंज में बनिहाल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है और इस दर्रा में बनाई गई सुरंग जो जवाहर सुरंग है। और उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जास्कर श्रेणी जो है ये किसका भाग है? ये आपका बृहद हिमालय का भाग है, यानी जो महान हिमालय है उसका भाग है आपका कौन सा? जास्कर श्रेणी। बाकी पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत ये आपका लघु हिमालय का है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी। ऑप्शन डी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसे आपका कौन सा हिमालय कहा जाता है? इसे हिमाचल हिमालय भी आप कहते हैं। में हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। कहाँ पे है कांगड़ा कुल्लू? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपका किसके अंतर्गत? ये आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। अला शिवालिक, अब हम देखिए 2 हम पढ़ चुके हैं। पहले तो हम महान हिमालय पढ़े प्रश्नों को, उसके बाद हम मध्य हिमालय के प्रश्नों को पढ़े। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। ठीक है, इसके नीचे शिवालिक है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी कहता है। सही बात है, सबसे बाहरी जो सबसे नीचे है वो आपका कौन सा? शिवालिक है। ये पर्वत श्रृंखला असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय यानी महान हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं। यानी निम्न हिमाचल मतलब ये आपका लघु हिमालय की बात कर रहा है या मध्य हिमालय की बात कर रहा है। और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी कौन सी है? तो आपका दून है। अभी हमने पीछे पढ़ा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न हिमाचल या तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे आपका देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम यानी पश्चिम से पूर्व कह रहा है, से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची और सूची 2 को मिलाए, 1 और 2 को मिलाना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, यानी ए का 4, बी का 3। ए का 4 हो जाएगा। पंजाब हिमालय की बात करें, देखिए हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है नदियों के अकॉर्डिंग। पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय आपका सिंधु और सतलज नदी के बीच आपका कौन सा है? सिंधु और सतलज के बीच आपका पंजाब हिमालय है। उसके बाद आपका आता है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय जो है आपका हो जाएगा सतलज और काली के बीच। सतलज और काली के बीच कौन सा आपका हिमालय? कुमायूं हिमालय। उसके बाद आपका आता है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किसके बीच स्थित है? तो ये आपका काली तथा तिस्ता, काली तथा तिस्ता के बीच आपका नेपाल हिमालय। और उसके बाद असम हिमालय आता है, तिस्ता तथा दिहांग, यानी ब्रह्मपुत्र, तिस्ता और दिहांग के बीच स्थित जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं? असम हिमालय। 4 भागों में, पहला आपका पंजाब हिमालय, सतलज तथा सिंधु नदी। दूसरा आपका कौन सा? कुमायूं हिमालय। तीसरा आपका नेपाल हिमालय। चौथा आपका असम हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए अक्सर ये पूछा जाता है। ये इन्हीं सबसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, बस वही है, इसमें उसी की बात कर रहा है। अला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं?
कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये सब आपका कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल कश्मीर हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है ये, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील जो झेलम नदी पर स्थित है वहां पर स्थित है। और दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टोरो और सियाचिन भी इसी प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल के बीच, कुल्लू घाटी कहाँ? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। और ये जो है कौन सी हिमानी नदियां आपका बाल्टोरो और सियाचिन, ये भी आपका कहाँ पे? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच इसमें स्थित है। अगला प्रश्न है दर्रा दिया और पर्वत श्रेणियां दिया, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक का आपका पहला जोजिला हो जाएगा आपका बृहद हिमालय, बनिहाल हो जाएगा आपका पीर पंजाल और फोटूला हो जाएगा आपका सी का दूसरा है जास्कर श्रेणी में, और खारदुंगला हो जाएगा आपका लद्दाख श्रेणी में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये दर्रे हैं, पूछा जाता है। ये पर्वत श्रेणी दिया वही है बृहद हिमालय जोजिला जो श्रीनगर को लेह व लद्दाख से जोड़ता है, पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जास्कर के आपका फोटला और लद्दाख खारदुंगला। ठीक। अगला कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को कहा जाता है। तो आपका उसे करेवा कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? इसे करेवा कहा जाता है। और करेवा जो है ये केसर के लिए बहुत उपयोगी होती है, केसर के लिए इस यहाँ पे केसर की खेती की जाती है, ये अक्सर पूछा जाता है करेवा मिट्टी। ठीक है। अगला है कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 3। डल झील ये आपका मीठे पानी की झील है, और तीसरा आपका पोंगोंग सो झील ये आपका खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। वुलर झील आपका जो है ये मीठे पानी की झील है, ये मीठे की है ये। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। कश्मीर हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण झीलें अवस्थित है। मीठे पानी की झील आपका डल झील है और वुलर झील है। खारे पानी की कौन सी है आपका? पोंगसो और सोमरेरी झील। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदियों को के अपवाद क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से? कश्मीर हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका ऑप्शन सी 1, 2 और 4 झेलम है। अपवाद क्षेत्र पूछा है या नहीं जो बहती है जहाँ पे, तो आपका झेलम नदी और दूसरा आपका चेनाब, चौथा आपका सिंधु नदी हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे बहती है? तो कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय के बारे में कह रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सत्य पूछ रहा है इसमें। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर चेनाब के किनारे स्थित है। दूसरा, उस क्षेत्र में उत्तर में अनुदैर्घ घाटियां पाई जाती है, और तीसरा है डल श्रीनगर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3 इसमें सही है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के स्थित है। ठीक है, झेलम नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी के किनारे नहीं। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव रोचक है। वर्तमान डल झील झेलम नदी का ही हिस्सा है जो कि श्रीनगर में अवस्थित है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवा अवस्था में बहती है, तथापि नदी स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ावस्था में निर्मित होने वाली विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। इनमें आपका जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रश्न में आपका उत्तर में दिया था, और लेकिन ये किस में कहाँ पे? दक्षिण में पाई जाती है, दक्षिण भाग में। अला हिमाचल और
उत्तराखंड हिमालय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी आपका तीनों सही है। पहला, हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है, ये सही है। दूसरा, यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है, ये भी सही है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और कौन सी है, दून है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अला, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? हिमाचल और उत्तराखंड में तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4 और 5, ठीक है, ऑप्शन डी। और जो झेलम ये आपका, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में बहती है, ठीक है, ये सब आपका। और जो है आपका हिमाचल और उत्तराखंड में आपका ये सब बहती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं यानी बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? तो ये आपका ऑप्शन सी, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधार और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है, और उत्तर दक्षिण में फैली शिवालिक श्रेणी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। महत्वपूर्ण पर्वत नगर जैसे आपका धर्मशाला, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी जो है किस पर्वतीय क्षेत्र में? ऑप्शन बी, या उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगर आपने, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने जो है इसको पूरा सॉल्व कर लिया है तो आपका भारत के भूगोल से आपके कोई प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। इससे आपके सारे प्रश्न, इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है इतने सारे दिए गए हैं, इतने प्रश्न दिए हैं, और वो भी डिटेल में दिए गए हैं। तो आप जो मैं डिटेल पढ़ रहा हूं उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, उससे भी प्रश्न, कई सारे प्रश्न आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन बी, उत्तराखंड में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित है। आप लोग कह रहे थे कि डिटेल मत पढ़िए, लेकिन डिटेल पढ़ने से आपके इस कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, और डिटेल से भी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं उसमें, ठीक है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? बुग्याल शब्द किसको? ऑप्शन सी, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को कहा जाता है बुग्याल, ऑप्शन सी। हिमालय यानी उत्तराखंड हिमालय की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी, इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है, और यह क्षेत्र आर्किड के लिए जाना जाता है, दोनों सही है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय का विस्तार है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ बहुत तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है, और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणीजत एवं आर्किड के लिए जाना जाता है। आला है, दुआर स्थलाकृतियां पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हमने पीछे पढ़ा था बुग्याल, अब हम दुआर, तो आपका दुआर अब क्या होता है? ऑप्शन बी, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बाकी हिमालयी क्षेत्र से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिसका उपयोग चाय बागान के लिए किया जाता है। अगला है, मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा है। मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा है, ऑप्शन बी। ये आपका उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोनपा, डाफला, ओबोर, मिसमी जो नागा है, इनमें से ज्यादातर जनजातियां झूम खेती करती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं, या स्लैश और बर्न कृषि भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देसा समुदाय ने किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं
अरुणाचल हिमालय से संबंधित है। अब हम अरुणाचल यानी अब हम उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणियां तेज बहती और गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। दूसरा कह रहा है आपका यही यहाँ की नदियां बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। तीसरा कह रहा है यहाँ पे यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार दुआर क्षेत्रों से होकर किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन डी, तीनों जो है आपका सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए डिटेल पढ़ते हैं। अरुणाचल हिमालय पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला है। पर्वत श्रेणी की समान दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण में बहती हुई और गहरे गार्ज वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। देखिए पूछा जाता है जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका नामचा बरवा से जो है भारत में प्रवेश करती है, वहां गार्ज बनाती है। ये कामेंग सुबनसिरी, ये नामचा बरवा आपका जो है ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग सुबनसिरी दिहांग दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ये 12 नदियां हैं तथा बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफी है। ये सब जो है दिहांग वगैरह दिबांग ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृत्य के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका पहला कर आपका हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व है। दूसरा आपका ये पहाड़ियां मजबूत बलुआ पत्थर जो असादी शैल है से बनी है। कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी, केवल 2 इसमें आपका सत्य है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। कैसी है? उत्तर से आपका दक्षिण है। इसमें दिया है ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये पूर्वी पहाड़ियां हैं ये आपका पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटकाई नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है आपका पटकाई नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ी और मिजो या लुसाई पहाड़ियां। यह निची पहाड़ी क्षेत्र है जहां ज्यादातर पहाड़ियां छोटे बड़े नदी नालों द्वारा अलग होती हैं। ठीक है, ये पहाड़ियां आपका उत्तर से दक्षिण है। जो पूर्व में हिमालय पहाड़ियां हैं, अब ये आपका उत्तर से दक्षिण। बाकी इधर वाले जो थी अभी हमने पढ़ा था वो कैसी थी, तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व थी। आगे बढ़ते हैं। बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? बराक नदी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी, मणिपुर और मिजोरम की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। बराक नदी मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां छिंदविन नदी की सहायक नदियां हैं, जो म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अला उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा गया है? मोलेसिस बेसिन कहा गया है किसे? ऑप्शन बी, मिजोरम को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया है। एक तरफ जो है पर्वत दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। कंचनजंगा आप सभी को पता है कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। और मकालू कहाँ पे है? तो मकालू आपका नेपाल में है। और नांगा पर्वत आपका कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में कंचनजंगा, उत्तराखंड में नंदा देवी या बद्रीनाथ कामेत और नेपाल में आपका धौला
गिरी अन्नपूर्णा मकालू है, जम्मू कश्मीर में आपका नंगा पर्वत है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों में से कौन सी जनजाति सुमेलित नहीं है? तो लेप्चा आपका सिक्किम में सुमेलित है, भूटिया ये भी आपका सिक्किम पाई जाती है, झारखंड नहीं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी डाफला ये अरुणाचल प्रदेश में, गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, में चले जाते हैं और शीत ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। डाफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की धौलाधार श्रेणी में ऊंचाई वाले स्थानों पर गद्दी जनजाति निवास करती है और गद्दी अपने आप को गढ़वा राजस्थान के शासकों का वंशज मानती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दारा दिया है और राज दिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा आपका सुमेलित नहीं है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। लिपुलेख जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो लिपुलेख कहाँ पे है आपका, ये उत्तराखंड में है। सिपकिल्ला आपका हिमाचल प्रदेश में है और नाथुल्ला सिक्किम में, नीतिदर्रा आपका ये उत्तराखंड में, लिपुलेख भी आपका उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें जो है पूरा आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट है, आपका थ्योरी के साथ साथ प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं इसमें। ठीक है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, तो आ जाएगा इसमें उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अवनति करता है। दूसरा आपका यह मैदान लेटराइट मृदा से बना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। लेटराइट मृदा से नहीं बना है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखिए भारत का उत्तरी मैदान मूलतः भू अभिनतिगत है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण के लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तैतीस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने, अभी हमने पीछे बताया था, तैतीस सागर जो है इसके ऊपर उठने से हिमालय का निर्माण हुआ तथा प्रायद्वीपीय पठार के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप यह बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीप पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादीय निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग है ये। देखिए ये मैदान के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो है ये आपका किससे बना है, तो लैटराइट मृदा से नहीं, आपका जलोढ़ मिट्टी से बना है। जो नदियां वगैरह आपका जो निक्षेप की है अवसाद, उसी से बना है आपका उत्तरी मैदान। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तरी मैदान में कौन कौन सी नदी है? मुख्यतः यही गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदियों प्रणाली यानी सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। अभी हमने पढ़ा लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यानी अवशोधक जो अवसाद है नदियों द्वारा लाया जाता था, उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, कथन दिया और कारण दिया है। पहला करा, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। कारण है, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। तो आपका ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है किंतु आर गलत है। अब इसके बारे में हम व्याख्या देखते हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भाग में ढाल क्रम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माजुली द्वीप किस नदी पर? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां लोग निवास करते हैं तथा वर्तमान में इसे असम राज्य का एक जिला घोषित कर दिया गया है। अगला, नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या है? दोआब का अर्थ पूछा जाता है, इसका मतलब होता है ऑप्शन ए, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका पंजाब बना है तो 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या जाता है? पंजाब कहा जाता है। अगला, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट है ये।
पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा? ऑप्शन ए सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है आपका, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित है, सही है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, गलत है। तीसरा आपका, ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है, ये आपका सही है। ये तीसरा गलत है, पश्चिम में नहीं, आपका ये पूर्व में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 क्या सत्य है? गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं, ये आपका सही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरपात के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सैल और गोलाश्म जमा करती हैं। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न बनता है, पूरा डिटेल में दिया है, तो ऑप्शन डी, उसे क्या कहा जाता है? उसे भावर का क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक के क्या होता है, गिरपात के समानांतर फैली हुई है। ठीक है, इसमें जो है नदियां आके क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। भाबर शिवालिक गिरपात के समानांतर फैली 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलती हुई नदियां यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े सैल और गुलाश्म जमा कर देती है। सभी नदियां इस भावर पट्टी में क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। और इस पट्टी के दक्षिण में आपका नदियां पुनः निकल जाती हैं। वो कहाँ निकलती हैं? तराई में निकलती हैं नदियां। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जो है बीपीएससी ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बीपीएससी सीटेट वगैरह में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपका बिहार दरोगा वगैरह में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी सबका बेस होता है, तो सभी एग्जाम के प्रश्न इसी से बनते हैं। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब तराई क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ पे। यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में, अभी हमने बताया, और इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां जो है धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, ये भी सही है। भाबर में क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं, और तराई पे आकर क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकल आती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है वैसे। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी मैदान के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो पहला कह रहा है उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, सही है। अगला है, उत्तर मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी सही है। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस क्षेत्र को, इस भाग को कहा जाता है बांगर के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिससे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। और जो खादर क्या होता है? जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, अब बस इतना ही समझिए इसमें। अगला है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, इस पठारी भाग में सकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती है। अब पीछे ही पड़े, ये सकरी घाटियां नहीं, चौड़ी घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ की पहाड़ियां गोलाकार हैं, सही है। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है, ये भी सही है। तो इसमें आपका गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक आपका गलत है। ठीक,
अगला है प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है, पठार की सीमा, तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम में आपका महादेव नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार का कटा फटा भूखंड है। उत्तर पश्चिम में आपका दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार है। पूर्व में बात करें राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में आपका गिर पहाड़ियां और दक्षिण में आपका कौन सा है, कार्डमम पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, सीमाएं निर्धारित करते हैं। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी इलांग का पठार भी इसी भूखंड का भाग है, हमने पीछे पढ़ा इसके बारे में। मालदा गैप से अलग होता है। अला निम्नलिखित में से कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, तो ऑप्शन डी पलामू का पठार, मालवा का पठार, कोयम्बटूर का पठार, कर्नाटक पठार, मेघालय का पठार, ये सब किसका, प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियां प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। देखिए यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें लगभग 80 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियां प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3, 5 यानी टॉर, ब्लॉक पर्वत स्कंध और कौन सा नग्न चट्टान संरचना आपका ये कहाँ पाई जाती है, प्रायद्वीपीय पठार में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अलावा प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्ज भ्रंश तथा विध्वंस निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। इसका प्रमाण है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 यानी आपका रिफ्ट घाटी और कौन सा ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अलावा प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, ये आपका सही है। क्या पश्चिम से पूर्व क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी आपका सही है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है, ये इंपॉर्टेंट है। दक्कन ट्रैप ऑप्शन बी काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र को यहाँ पे क्या उसे क्या दक्कन ट्रैप। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल अग्नेय है। इसके शैल क्या है, अग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है, कपास के लिए। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए, पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 3 और 4 यानी महाराष्ट्र में से सह्याद्री, और 3 केरल में आपका इसका कार्डमम हो जाएगा, और 4 आपका तमिलनाडु में आपका नीलगिरी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी दूसरा सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, डिटेल पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार के को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग तथा उत्तरी पूर्वी पठार। दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में और तमिलनाडु में आपका नीलगिरी तथा केरल में आपका अन्नामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ियां। ठीक है, आपका ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही नहीं है। ये सब प्रश्न बनते हैं, पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 4 यानी अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। सही है, पश्चिमी घाट सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, घटती नहीं है, बढ़ती है। ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है, यही हमने बताया। बाकी जो नदियां हैं यहीं से पश्चिमी घाट से होकर निकलती हैं आपका, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब नदियां वहां से निकलती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपका ये प्रायद्वीपीय भारत के क्या दिए हैं, दर्रे दिए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन बी
2 और 3 इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी 2 और 3 जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी थाल घाट महाराष्ट्र में, दीफू आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। दर्रा दिया है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। थाल घाट जो है पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। पश्चिमी घाट के सह्याद्री में अवस्थित यह पर्वतीय दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। आपका थाल घाट पूछा जाता है, नासिक को मुंबई, थाल घाट। ठीक है। पाल घाट की बात करें तो पाल घाट जो है किसको जोड़ता है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह दर्रा केरल तथा तमिलनाडु राज्य के बीच में जो है यातायात के लिए मार्ग प्रदान करता है। भोर घाट की बात करें तो यह आपका मुंबई से थाने को जोड़ता है। और दीफू दर्रा यह भारत व म्यांमार के बीच स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चारों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 1, 2 और आपका कौन सा, 4। ऑप्शन बी इसका ये पश्चिमी घाट का पूछा है। ठीक है, 1, 2 और 4 होगा। एक मिनट, 1, 2 और 4, ये जो मल्ला और जावादी है ये आपका पूर्वी घाट की पहाड़ी है, पूर्वी घाट की पहाड़ी है। ये सब ध्यान रखिए, प्रश्न बनते हैं इससे। अला प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए अन्नामुड़ी जो है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अन्नामुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में यह स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक लगाइएगा इस पे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो आपका नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी। प्रैक्टिस सेट कराते समय जो है ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, उदमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वत में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। यही आपका गलत है। बाकी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, सही है ये। पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, ये इसलिए दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट पे ही है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये सही है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंद घाड़ा है, तो ये आपका तीसरा कथन आपका सत्य है। उदमंगलम या ऊटी तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय शहर है जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ना कि आपका अन्नामलाई पर। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में क्या है? अपेक्षाकृत ऊंचा है। पूर्वी घाट की 600 मीटर और औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से 1600 मीटर तक स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देख लेते हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवसराय तथा जावदी की पहाड़ियां स्थित है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदघाड़ा जो 1690 मीटर है तथा महेंद्रगिरी इस घाट की एक अन्य महत्वपूर्ण चोटी है। इस घाट का काफी क्या होता है? अपरदन हो चुका है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी, महेंद्रगिरी भी दिया जाता है, यही आप मानिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा आपका, अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, सही है। दूसरा आपका कह रहा है, मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है, यह भी आपका सही है। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो कि ब्लैक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। ब्लैक पर्वत का नहीं है, अवशिष्ट पर्वत का है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। मुख्यतः उच्च लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जाए, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी। ध्यान रखिएगा, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको 3 भागों में, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग का पठार और उत्तर पूर्वी पठार के भाग में बांटा गया है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेघालय के पठार के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा कथन क्या पूछ रहा है? सत्य है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य है। यानी मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार, हमने बताया अभी, मालदह गैप से अलग होता है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, गलत है ये। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है।
तो ये आपका सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की तरह ही आपका मेघालय के पठार में कोयला, लोहा, सिलिमाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार अति अपर्दित भूतल है, चेरापूंजी नंग चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। नौकरेक हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये ध्यान रखिएगा, नौकरेक जो है हिमालय पहाड़ पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार के को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतियां। इसका विभाजन किस आधार पर? ऑप्शन डी, जनजातियों के आधार पर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी पूछा जाता है, जनजाति पूछा जाता है। ये अगला है, पूर्वी घाट का विस्तार है, पूर्वी घाट का विस्तार पूछ रहा है। ऑप्शन ए, महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अभी हमने पढ़ा जो है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ पे? नीलगिरी पर मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे मरुस्थल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 जो है इसमें सही है। यानी भारतीय वनस्थल अरावली पर पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित, ये गलत है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, हमने पढ़ा था। और लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी, ये भी आपका सही है। ऑप्शन 2 दोनों सही है, 2 और 3। ठीक है, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिया है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका बरखान स्थलाकृति का संबंध है, बरखान स्थलाकृति का संबंध जो है किससे है? ऑप्शन ए, मरुस्थल से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। बरखान अर्धचंदाकार बालू के टीले को कहते हैं, जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत अधिक क्षेत्र पर है। भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप लंबवत बालू के टीले प्रमुखता में पाए जाते हैं। जैसलमेर के समीप बरखान के समूह देखे जा सकते हैं। भारतीय मरुस्थल एक उबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत से अंदर रेतीले और बरखान पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां भारतीय मरुस्थली में क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये कौन सी पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए 1, 2 और 3 पाई जाती हैं। यानी कौन कौन सी? स्थानांतरित रेतीले टीले पाए जाते हैं, छतक चट्टाने और मरुद्यान पाए जाते हैं हमारे भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित कौन सा? 1 और 3, यानी कौन सा? पाक संधि और कौन सा? मन्नार की खाड़ी, पीछे हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के समीप अवस्थित है, जबकि पीरम द्वीप कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में अवस्थित है। अला पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है, ये गलत है। दूसरा कर आपका पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, सही है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये सही है। ये आपका ऑप्शन बी, डेल्टा नहीं बनाती है। कौन से बनाती हैं? तो आपका एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती वगैरह हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट पर पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 1 और दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगर आप पश्चिमी तटीय पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है पश्चिमी तट, और क्यों कारण है इसका? पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। ठीक है, कारण और कथन दोनों सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, सुमिलित नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल जो है कोरोमंडल तट नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बाकी गुजरात काठियावाड़ तट सही है, महाराष्ट्र कोंकण तट, कर्नाटक आपका मालाबार तट, और केरल जो है आपका कोरोमंडल, ये गलत हो जाएगा। देखिए, गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, कर्नाटक और केरल का क्या है? आपका मालाबार तट है। और पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? आपका कोरोमंडल तट। ये आपका कोरोमंडल आपका हो जाएगा ये तमिलनाडु का तट। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है?
तो ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन सी 2, 3, 5। 2, 3 और 5 ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान पे है, यानी न्हावा शेवा, मंगलोर और कांडला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांडला कहाँ पे है आपका? गुजरात राज्य में स्थित है। मझगांव आपका महाराष्ट्र के मुंबई तट पर स्थित है। न्हावा शेवा आपका ये भी मुंबई के निकट स्थित है। ठीक, और मोरमुगांव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका गोवा में स्थित है। न्यू मंगलोर कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कोचीन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो आपका कोचीन केरल में स्थित है। ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट के हो गए। पूर्वी घाट की बात करते हैं हम, तो आपका कोलकाता, आपका हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरन या वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट जो तमिलनाडु में है, यह आपका कहाँ पे है? तो ये आपके सारे पश्चिमी तट में है। ठीक है, और सारी पूर्वी तट पे है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। ये कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है, गलत है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल देखते हैं इसके बारे में। कयाल ये मालाबार तट की विशेषता है। किसकी है? मालाबार, यानी केरल में पाया जाता है ये, जिसका प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है। कयाल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक केंद्र है। केरल के पुन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली यानी नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अल्लाह नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कर आपका पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान कह रहा है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं, सही है। ये जो पूरब में है ये आपका चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां यहाँ पर लंबे और डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तट पर जो गंगा वगैरह जाती हैं डेल्टा बनाती हैं, सही है। पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों एवं पोताश्रों का विकास करना मुश्किल होता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। पहला कर आपका सैंडल पीक, दूसरा आपका माउंट डियोली और माउंट कोयोब, माउंट और थुर इलर है। तो ये आपका कह रहा है उपयुक्त पर्वत चोटियां अवस्थित हैं। तो आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सैंडल पीक, माउंट कोयोबी, माउंट डियोवली और माउंट थुर इलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तरी अंडमान में अवस्थित सैंडल पीक इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ पे? ऑप्शन ए मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार में, लेकिन कहाँ पे? मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। एनसीईआरटी क्लास 11 में बैरन द्वीप को निकोबार द्वीप समूह में स्थित बताया गया है, ये पॉइंट्स पे आप ध्यान रखिएगा। अल्लाह 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्लाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान द्वीप निकोबार में में सदाबहार पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे। अल्लाह लक्षद्वीप के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप के बारे में कह रहा है लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, सही है। 10 डिग्री चैनल इस द्वीप को 2 भागों में बांटता है। तीसरा आपका इस द्वीप समूह के उत्तर में कन्नौर द्वीप एवं दक्षिण में अमीनी द्वीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 आपका सही है। कथन एक सत्य है। केरल के मालाबार तट पर स्थित के समीप स्थित लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप या मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया, जहां पर 36 द्वीप हैं और इसमें 11, कुछ अन्य सूत्रों में 10 भी पढ़ने को मिलता है, पर भी मानव आवास करते हैं। कथन 2 सत्य है। 11 डिग्री चैनल पूरे द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? पिटली द्वीप भारत में किस जगह पे है ये? तो ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह में है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में स्थित पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य है तथा यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लक्षद्वीप चर्चा में था, तो ये सारे लक्षद्वीप से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों इसमें आपका टोटल 84 प्रश्न थे, हमने सारे प्रश्नों को कर लिया। और अगला चैप्टर आपका भारत का अपवाह तंत्र, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।